Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of June 2023. 1 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे आज के सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दिल अपना छोटा मत करिएगा। अब मुझे पता है बहुत ही मुश्किल समय होता है जब आपको पता होता है कि आप या तो कहीं बीच में लटके हुए हैं सीसैट में या यहाँ कहीं, या फिर आप हो सकता है कि निकाल ना पा रहे हो, तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन मैं बिलीव करिए मेरा कि ये टाइम ज़रूर टफ है, लेकिन इसमें आपको शुरुआत करनी चाहिए, है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही, एटलीस्ट न्यूज़पेपर के लेवल पे आप कम से कम डेली लैग ना करें। नहीं तो 15-20 दिन बाद जब आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने 20 दिन का तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है ना, थोड़ा मैं लैग कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उस चीज़ से आप बचने के लिए सब्जेक्ट हो सकता है स्टैटिक आप ना शुरू करें, लेकिन करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये सब जरूर आप देखा करिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा जो सवाल हम बनाएंगे वो भी इसी तरीके से रहेंगे कि दे विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ यूपीएससी न्यू पैटर्न ओनली, है ना। प्लस उसके साथ हम थोड़ा पुराने पैटर्न को रखेंगे क्योंकि भरोसा नहीं है नेक्स्ट ईयर का वो चेंज कर दे, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस दोनों में ही होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यूएसओएफ वाज क्रिएटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन 2002। दूसरा कह रहा है ऑल क्रेडिट्स टू दिस फंड रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो आपको बताने कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। पहला करेक्ट नहीं है, सेकंड करेक्ट नहीं है, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है, या नाइदर, मतलब दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या है इसका, मतलब एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा ऑप्शन। कुल मिलाकर के आपको बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू द आंसर ना। देखो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूएसओएफ वाज क्रिएटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन 2002, है ना। तो 2002 में बना था ये, तो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा है स्टेटमेंट्स ऑल क्रेडिट्स टू दिस फंड रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये भी सही है ना। तो लेट मी यहाँ पे शो यू दैट ऑल्सो। तो ये एक नॉन लैप्सेबल फंड होता है, यूएसओएफ एक नॉन लैप्सेबल फंड होता है, और ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 2002 में। और ये नॉन लैप्सेबल फंड है, जितना भी क्रेडिट होता है टू दिस फंड इट रिक्वायर्स द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज। दोनों ही स्टेटमेंट इस केस में करेक्ट थे। तो इनकरेक्ट कौन सा था? कोई नहीं, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं था। तो सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एनएसआईएल के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनएसआईएल इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एनएसआईएल इज द कमर्शियल आर्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कह रहा है इट हैंडल्स द इसरोज कमर्शियल डील्स फॉर सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स विद फॉरेन कस्टमर्स। तो आपको बताने में से कौन से कितने स्टेटमेंट्स है जो इनमें से करेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ दीज आर करेक्ट? 1 स्टेटमेंट ओनली, 2 स्टेटमेंट ओनली, 3 स्टेटमेंट ओनली, या नन? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 स्टेटमेंट्स ओनली। थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा ना, इसरो कमर्शियल डील्स विद द सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स ऑफ विद फॉरेन कंट्री, ये अंतरिक्ष करेगा। दिस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द अंतरिक्ष, एंड अंतरिक्ष और एनएसआईएल दोनों मिल करके काम करेंगे। हाँ, ये भी कमर्शियल आर्म जरूर है, एनएसआईएल भी कमर्शियल आर्म है, पहले अंतरिक्ष थी, है ना। लेकिन दिस अंतरिक्ष विल स्टिल बी डीलिंग विद द फॉरेन कस्टमर्स एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 2 स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट देखो कह रहा है कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा कह रहा है एनसीईआरटी एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ 1 and 2, दोनों सही। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे या कितनों के बारे में आपको आइडिया था। हाउ मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस यू वर एबल टू सॉल्व एंड हाउ मेनी ऑफ दीज यू हैड आइडिया, है ना। तो ये भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट अपन को करना है, और ईमानदारी से आप करेंगे, फर्स्ट डे से करेंगे, तो बिलीव मी कि देयर इज नो होल्डिंग बैक, कोई आपको रोकेगा नहीं, है ना। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है आरबीआई जो है वो एक कंसेप्चुअलाइज कर रहा है एक नया लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, आरबीआई इज नाउ कंसेप्चुअलाइजिंग अ लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये क्या है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम? तो एलपीएसएस बोलते हैं। तो आरबीआई ने अभी कंसेप्चुअलाइज किया है, अभी ये
फुल लॉन्च नहीं हुआ है, कंसेप्ट है अभी ये। LPSS, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, एंड इट एम्स टू इंश्योर दैट द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूज, है ना। तो कंटिन्यूज लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, व्हाट इट एम्स टू इंश्योर दैट द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कंटिन्यूज विदाउट डिसरप्शंस ड्यूरिंग कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, है ना। जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, वॉर हो जाए, तो ऐसे टाइम में भी अगर आप चाहें तो ट्रांजैक्शंस कर सकें, उसके लिए है ये लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है इट विल कीप द लिक्विडिटी पाइपलाइन ऑफ द इकोनॉमी अलाइव एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया रहेगा कि किसी भी एक्सट्रीमिटी या किसी भी नेचुरल कैलामिटी या किसी भी वॉर की कंडीशन में जो आपकी कंट्री की जो लिक्विडिटी पाइपलाइन है वो अलाइव रहेगी, एंड ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। एंड दिस कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनी वेयर बाय अ बेयर मिनिमम ऑफ स्टाफ। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसको कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए जो RBI ने जो सिस्टम बनाया उसमें स्टाफ भी बहुत कम लगेगा, है ना। एंड दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज। हमारे यहाँ इंडिया में वैसे कन्वेंशनल जो RBI की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो है RTGS, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, NEFT हो गया, फिर आपका, है ना, और आपका UPI हो गया। तो इन सबकी इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। LPSS कोई आपसे पूछे तो RBI ने कंसेप्चुलाइज किया लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और ये क्यों किया है, एक्सट्रीमिटी या एक्सटर्नलिटी के केस में आपका जो लिक्विडिटी पाइपलाइन है वो मोशन में रहे, इसलिए। दूसरी जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ की है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो बस ये न्यूज़ तो मेन इसीलिए कि किसने क्या रिलीज़ किया है। तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लॉन्च की है। बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, वो आपके लिए हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, UPSC पूछता भी नहीं है, बट फैक्चुअली अगर वो आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है। तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, आप इसको याद रखेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फ्रंट पेज की एक और न्यूज़ है, अहमदनगर विल नाउ बी रीनेम्ड एज अहिल्यानगर। याद रखेगा, अहमदनगर विल नाउ बी रीनेम्ड एज अहिल्यानगर, एंड अहिल्यानगर इज आफ्टर द 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर। तो आप सबको पता है कि मराठास जो थे उनकी कन्फेडरेसीज थी अलग अलग। आप सबको पता होगा बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे और जो बाजीराव वन थे, पर्टिकुलरली इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो पूरी मराठास थे, दे वर डिवाइडेड इनटू सेवरल कन्फेडरेसी, जैसे कि होलकर्स थे इंदौर वाले एरिया में, सिंधियास थे ग्वालियर वाले रीजन में, गायकवाड़ थे, भोंसले थे, है ना। तो इस तरीके से थे, एंड एक पेशवा थे ही जो पुणे में सीट में बैठते थे। तो इस तरीके से होलकर्स जो थे वो भी मराठास के ही माने जाते हैं, एंड अब इसीलिए अहिल्याबाई होलकर को मराठा क्वीन बोला जा रहा है, ठीक है ना। शी वाज वन ऑफ द मराठा क्वींस अहिल्याबाई होलकर 18th सेंचुरी। अब इसी के लिए अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। द नेम ऑफ द अहमदनगर विल बी अहिल्यानगर। इससे पहले आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट ने फरवरी में अप्रूव किया था, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम किया जाएगा, एंड उस्मानाबाद है धाराशिव, उस्मानाबाद को क्या किया जाएगा, धाराशिव। तो ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं, है ना। तो मैच द कॉलम करवा सकता है UPSC। यार आजकल तो वो क्या करने लगा, जैसे आपने देखा होगा इस बार के पेपर में बेसनगर लिखा था उसने, है ना। तो क्या लिखा था उसने, अगर आपको ध्यान हो तो उसने लिखा था बेसनगर। बेसनगर एक्चुअली विदिशा को बोलते हैं, ठीक है। जब आप MP पढ़ेंगे ना तो बेसनगर इज एक्चुअली द नेम फॉर विदिशा, बट विदिशा उन्होंने नाम यूज नहीं किया, दे यूज्ड बेसनगर, एंड सिमिलरली दे कैन यूज इन एनी ऑफ द मैच द कॉलम धाराशिव और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इसलिए आपको तैयार रहना है, नाम इसलिए पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पूछेगा कौन, लेकिन वो कुछ मैच द कॉलम करवा सकता है, तो उसके लिए तैयार रखना है अपने को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अमेंड लॉ टू मेक नेक्रोफीलिया एन ऑफेंस। हाई कोर्ट में भी एक ऐसा मैटर गया जिसके लिए कोई लॉ ही नहीं बना, वो है नेक्रोफीलिया का। नेक्रोफीलिया का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी, ठीक है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी, अब जो केस लगाया गया था जो उस व्यक्ति के ऊपर, वो लगाया गया था मर्डर प्लस रेपिंग द डेड बॉडी, है ना। बट इसके लिए हाई कोर्ट ने मर्डर के लिए तो उसको कन्विक्ट किया उस बंदे को, लेकिन जो रेपिंग द डेड बॉडी था उनका ये कहना था कि दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द IPC, एंड IPC में अननेचुरल जो इंटरकोर्स है, अननेचुरल सेक्स जो है, उसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट कन्विक्ट द पर्सन फॉर दिस ऑफेंस, है ना। एंड इसी कारण से उन्होंने इस केस में तो उसको एक्विट किया है, लेकिन हाँ मर्डर के केस में वो व्यक्ति ज़रूर जेल में, तो दैट इज समथिंग गुड।
वही एक चीज़ जो है जो अच्छी हुई है। तो नेक्रोफीलिया आप याद रखेगा, यहाँ पे हाई कोर्ट ने यही एक्सपेक्ट किया है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट विल सून बी इंक्लूडिंग नेक्रोफीलिया एज एन ऑफेंस इन दी आईपीसी, ठीक है ना। तो नेक्रोफीलिया को आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस के रूप में इंक्लूड करने के बाद हाई कोर्ट ने कही है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे कंट्रीज का एग्जाम्पल भी, जैसे यूनाइटेड किंगडम का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे नेक्रोफीलिया एक ऑफेंस है ऑलरेडी, है ना। तो नेक्रोफीलिया ऑफेंस इन मेनी कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, है ना। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नेक्रोफीलिया अभी भी लेजिस्लेशंस में इंक्लूडेड नहीं है एंड देयरफॉर इसको 376 के अंदर रेप नहीं माना जा सकता। दिस वाज द रूलिंग ऑफ द हाई कोर्ट। बाकी ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। पहले मैं न्यूज़ आपको बता दूं, फिर एडिटोरियल में लास्ट में एक साथ आपको बता दूंगा ना। तो सारे न्यूज़ पहले कर लेते हैं अपन, फिर एडिटोरियल लास्ट में कर लेंगे। अब आजकल हिंदू ने एक अच्छी चीज़ की कि साइंस की थोड़ा चीज़ें देने लगा है डेली। तो एक तो अब वेनिस ऑफ द वेस्ट, द न्यूयॉर्क सिटी इज सिंकिंग अंडर इट्स ओन वेट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी चीज़ यूपीएससी टारगेट भी करता है। न्यूयॉर्क जो सिटी है वो सैग करती जा रही है एट द रेट ऑफ 1 to 2 mm पर ईयर। याद रखेंगे, न्यूयॉर्क सिटी इज सैगिंग at the rate of 1 to 2 mm per year even as the sea level rises. It is one of the most densely populated cities in the world with population of over 8 million people. 8 million people से ज़्यादा population है सिटी की, and most densely populated city है in the world ये। and it is located at the tip of the New York state where the Hudson River meets the Atlantic Ocean। तो कहाँ पे लाई करती है? जहाँ पे हडसन रिवर अटलांटिक ओशन में मीट करती है। आप सबको एक मूवी पता होगी सली, हैव यू ऑल सीन दैट मूवी सली? सली में हडसन रिवर में ही लैंडिंग कराता है, जो वहाँ पे जो पायलट रहता है, ये रियल स्टोरी है सली, टॉम हैंक्स की मूवी है। उसमें हडसन रिवर पे ही वो लैंडिंग कराता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द केसेस जहाँ पे रिवर में लैंडिंग सक्सेसफुल हुई है ना। एंड न्यूयॉर्क सिटी इज़ वेरी वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स, अपने आप में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, फ्लड हैज़र्ड आते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है और सिटी जो है वो सिंक करती जा रही है अपने ही वेट पे, क्योंकि ये सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहलाती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रीज़न है। दूसरा न्यूज़ है यहाँ पे न्यूरालिंक, ह्यूमन ट्रायल्स हैव ऑल कंसर्न्स बीन एड्रेस्ड। तो न्यूरालिंक का ह्यूमन ट्रायल अप्रूव कर दिया गया है, यूएस की कोई बॉडी उसने किया है। तो अब यहाँ पे ये आपको पता ना, न्यूरालिंक जो है किसका मिशन है? ये एलन मस्क की न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, न्यूरालिंक जिसको बोलते हैं। एम्बिशियस मिशन है टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन इम्प्लांट विद एटलीस्ट 100 times मोर ब्रेन कनेक्शंस दैट डिवाइसेस करेंटली अप्रूव्ड बाय द यूएस एफडीए। तो क्या है कि ये न्यूरालिंक क्या कर रहा है? बेसिकली ये बनाएगा ब्रेन इम्प्लांट्स, ब्रेन में ऐसी चीज़ें डालने का, ब्रेन इम्प्लांट वाला ब्रेन के अंदर डालने की चीज़। अब ब्रेन इम्प्लांट काम क्या करेगा? ब्रेन इम्प्लांट बेसिकली जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक्शंस नहीं कर पा रहा है, उसकी मोटर स्किल्स काम नहीं कर रही हैं, तो ये ब्रेन इम्प्लांट आप कर देंगे तो ये उन नर्व्स का काम करने लगेगा जो नर्व्स उस व्यक्ति में डेड हो गई हैं या नहीं काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पावरफुल ब्रेन इम्प्लांट बनाने की बात न्यूरालिंक ने की है। 100 times मोर ब्रेन कनेक्शंस जो पुराने अप्रूव्ड हैं यूएस एफडीए से, उससे ज़्यादा 100 times ज़्यादा कनेक्शंस की बात न्यूरालिंक ने की है। तो न्यूरालिंक इज बेसिकली मेकिंग अ क्लास 3 मेडिकल डिवाइस नोन एज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो न्यूरालिंक बना क्या रहा है? तो यहाँ बना रहा है ये चीज़ है BCI, जिसको बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। एंड ये डिवाइस क्या करेगा? इट विल कनेक्ट द ब्रेन टू एन एक्सटर्नल कंप्यूटर वाया ब्लूटूथ सिग्नल। इट विल इनेबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ। तो डिवाइस जो है कनेक्ट करेगा ब्रेन को एक एक्सटर्नल कंप्यूटर से वाया ब्लूटूथ सिग्नल, एंड इट विल इनेबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के लिए ये काम करेगा। डिवाइस इट सेल्फ इज अ क्वाइन साइज्ड यूनिट कॉल्ड लिंक। तो डिवाइस जो अपने आप में है वो बहुत छोटा सा एक क्वाइन साइज्ड यूनिट है जिसको लिंक बोलते हैं। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड विद इन अ स्मॉल डिस्क शेप्ड कट आउट इन द स्कल यूजिंग अ प्रिसीजन सर्जिकल रोबोट। तो प्रिसीजन सर्जिकल रोबोट के थ्रू इसको इम्प्लांट किया जाता है। स्मॉल डिस्क शेप्ड कट आउट करते हैं स्कल में और उसके बाद उसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड ये आप याद रखिएगा, ईच थ्रेड इज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है BCI। ये आपको याद रखना है, BCI क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आप इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। यहाँ आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ। इंडिया सीक्स लीवे टू प्लान शिफ्ट टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल।
तो अभी हुआ क्या था, पहले मैं वो बता दूं। अभी 41st इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हुई थी, ठीक है ना। 41st इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली, जिसने एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल लिया है फॉर द एविएशन सेक्टर। वो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2050। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2050 ये हमको एविएशन सेक्टर में करना है, एंड दिस विल बी अवर सपोर्ट टू UNFCCC, ऐसा ICAO ने कहा है अपनी 41st असेंबली में। अब इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया इज नाउ सेइंग दैट कि काइंडली गिव अस मोर टाइम, बिकॉज ये 2050 जो है ये टू अर्ली है, दिस इज टू अर्ली डेडलाइन। एंड हर कंट्री को अलाउ होना चाहिए कि वो अपनी जो उसकी स्ट्रैटेजी है, नेशनल स्ट्रैटेजी है या नेशनल प्लान है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो कर सके, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लान्स बना सकें। तो ये चीज़ कही गई है इंडिया के द्वारा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। फिस्कल डेफिसिट नैरोज टू 6.4 मीट्स टारगेट। तो सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो नैरो कर चुका है टू 6.4 फ्रॉम द अर्लियर 6.71, है ना। तो 6.71 था, उससे कम हो गया है। अब ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, है ना। रिसीट में बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए। वो जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्यों हम बोरोइंग्स माइनस करते हैं, हटाते हैं, मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं? क्योंकि बोरोइंग जो ओवरऑल गवर्नमेंट की है वही तो फिस्कल डेफिसिट है। गवर्नमेंट की बोरोइंग ही फिस्कल डेफिसिट होती है, क्योंकि वो जो उसका डेफिसिट है वो पूरा करने के लिए वो बोरो करेगा, तो बोरोइंग के बराबर ही हो जाता है। अब गवर्नमेंट का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, उसका एक फॉर्मूला लिखा है, ये NCERT में लिखा है, तो उसको आप एक सही फॉर्मूला मान करके रखिए। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। आप याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो ये दोनों मिला करके फिर आप माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर से, तो आपका निकलता है क्या? फिस्कल डेफिसिट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। UAE विड्रॉज फ्रॉम US लेड मैरीटाइम कोलिशन इन गल्फ। तो गल्फ रीजन के लिए एक मैरीटाइम कोलिशन बना है जिसको US ने बनाया था। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इस कोलिशन को क्या बोलते हैं। इस कोलिशन को बोलते हैं CMF, याद रखिएगा, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस बोलते हैं, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। और इसमें अभी तक 38 मेंबर थे। ऑब्वियसली बात है UAE जो है उसने विड्रॉ कर लिया है, तो अब 37 बचेंगे, लेकिन 38 मेंबर थे, ठीक है ना। तो दिस इज अ थिंग विच इज यू हैव टू रिमेंबर, एंड ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस कहलाता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आप लोग को। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो है एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है विच एग्जिस्ट्स टू अपहोल्ड द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अपहोल्ड करना है कहाँ पे? मैरीटाइम के लिए, हाई सीज के लिए, है ना, ताकि वहां पे प्रॉपर सारी कंट्रीज अपने ही एरियाज में रहें, दूसरे कंट्रीज के एरियाज को असर ना करें। कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि चाइना को टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं ये भी। अब अगर इसमें हम बात करें तो 38 मेंबर्स हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, बहरेन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, जिबूती, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इंडिया, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, कीनिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, पोर्चुगल, कतर, सऊदी अरेबिया, सेशल्स, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, तो टर्की, UAE, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यमन, ये कंट्रीज थी। UAE इसमें से बाहर जा रहा है। तो और एक याद रखिएगा, इंडिया का मेंबर लिखा गया, तो जो आपका कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस उसमें इंडिया मेंबर है, तो इसको गलत मत कर देना, ठीक है ना। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम दैट। यहाँ पे देखोगे लिखा भी है द बहरेन हेडक्वार्टर्ड CMF। ये बहरेन हेडक्वार्टर्ड है। इसको बनाया कब गया था? 2001 में बनाया गया था, एंड इट वाज इनिशियली एज अ पार्टनरशिप बिटवीन 12 नेशंस, 12 नेशंस के बीच में स्टार्ट किया गया था। इट इज एक्टिव इन क्रूशियल बट ट्रबल्ड गल्फ वाटर्स वेयर टैंकर्स हैव बीन सीज्ड एंड अटैक्ड इन रिसेंट मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2001 में CMF बना था, बहरेन में इसका हेडक्वार्टर है, इट इज़ बहरेन बेस्ड, एंड इसके अलावा ये इंडिया का मेंबर है ही, मैंने आपको बता दिया। और these are the facts which are there. I hope you got clarity regarding that. World's largest grain storage plan. अब सेंटर जो है वो चाहता है कि वो लार्जेस्ट वर्ल्ड का ग्रेन स्टोरेज प्लान स्टार्ट करे। क्यों ग्रेन स्टोरेज प्लान स्टार्ट करना है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो फूड है, एक्सेस जो फूड सप्लाईज होती हैं, अगर वो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना हो तो ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो जो एक्सेस फूड सप्लाईज हैं उनको स्टोर करने के लिए ये प्लान किया गया है। और ये मैनेज कौन करेगा?
ये रूरल एरियाज में PACS मैनेज करेंगे, ठीक है ना। कौन मैनेज करेंगे, आप सबको पता होगा, ये PACS इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, है ना। जब आप कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव में आपको एक दिखेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव, मतलब सॉरी, एक जो नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव उसको हम क्या बोलते हैं, एक हम बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव, दूसरा हम बोलते हैं स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बोलते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, DCCB जिसको बोलता है, और दूसरा होता है PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। इसमें एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अर्बन कोऑपरेटिव है उनको मैनेज करता है RBI, जो रूरल आपका ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनको RBI प्लस स्टेट गवर्नमेंट करता है, जो PACS है वो आपका RBI मैनेज नहीं करता है। तो PACS आर नॉट मैनेज्ड बाय RBI, ये लिख लेना आप लोग, है ना। तो PACS हालांकि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं बट इनको RBI मैनेज नहीं करता है, इनको रेगुलेट नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा, PACS इस पे काम करेंगे। और एक कमेटी बनाई जा रही है, जो सेंट्रल ने सोचा है, वो कमेटी बनाने का सोचा है, इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी, ठीक है ना। इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए बनाया जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कमेटी को हेड कौन करेगा, जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है वो है होम मिनिस्टर अपने अमित शाह इस समय। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कैबिनेट नॉड फॉर सेकेंड फेज ऑफ सिटीज प्रोग्राम, तो यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है सेकेंड फेज ऑफ द सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। याद रखिएगा, सिटीज का फुल फॉर्म क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट्स to innovate, integrate and sustain project. It is a program under the ambit of the Smart Cities mission and it aims to promote integrated waste management and climate oriented, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शन, ठीक है ना। तो दोनों तरीके के हमको रिफॉर्म्स करने, तो क्लाइमेट रिलेटेड और एक हमको करना है क्या, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। सिटीज़ 2.0 जो है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 18 सिटीज़, 18 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होगा सिटीज़ 2.0 एंड या इनको सेलेक्ट किया जाएगा कॉम्पिटिशन बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, दे विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एक पीरियड है 4 साल का, जिसमें 2000 मतलब 23 से 27 के बीच में इसको किया जाएगा। और इसमें पार्टनरशिप किसके किसके याद रखिएगा, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो AFD है, फिर इसके बाद क्रेडिटन स्टार्ट फॉर विल्डराउ वफाउ KFW याद रखिएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। तो इन लोगों के साथ ये बनाया गया। फंडिंग मैकेनिज्म सिटीज़ का ये है कि इसमें लोन लिया गया है 1760 करोड़ का फ्रॉम AFD एंड KFW, स्प्लिट इक्वली, है ना, लगभग 890 करोड़ इन दोनों ने दिए हैं, ठीक है ना। टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट लिया 106 करोड़ का फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सिटीज़ 2.0 में 3 कंपोनेंट हैं, इसमें एक है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स फोकस्ड ऑन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, देन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन अप टू 18 स्मार्ट सिटीज़ एंड इंटरवेंशंस एट सेंटर, स्टेट एंड सिटी लेवल्स टू फर्दर द क्लाइमेट गवर्नेंस। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया ज्वाइंस द ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर वैक्सीन टेस्ट। तो GLN याद रखिएगा, आप सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN बोल सकते हैं, CLN बोलिए, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। इसमें 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं जो कि 13 कंट्रीज़ में लाई करती हैं। 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ आर देयर विच आर लाइंग इन 13 कंट्रीज दैट वर्क्स टू टेस्ट द वैक्सीन्स विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक डिसीज आउटब्रेक। तो ये ऐसी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है जो कि वैक्सीन टेस्ट कर सकती है ड्यूरिंग पैंडेमिक्स, ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, डिसीज आउटब्रेक एक्सेट्रा। CLN यानी कि सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CEPI, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो कितने अपन प्रिपेयर्ड हैं एपिडेमिक्स के लिए, उसके लिए एक बॉडी है CEPI, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, उसी के अंदर ये CLN है, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, है ना। एंड ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रुप जिसका स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स है फॉर टेस्टिंग द वैक्सीन एक्सेट्रा। इंडिया इसका मेंबर बन चुका है नाउ। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी का। तो अभी हुआ क्या कि चाइना ने बहुत सारे एशियन नेशंस के साथ एक्सरसाइज की, जैसे कि लाओस के साथ उसने एक्सरसाइज किया, फ्रेंडशिप शील्ड 2023। इसके अलावा उसने कंबोडिया के साथ एक्सरसाइज किया है गोल्डन ड्रैगन,
है ना। तो ये ड्रिल्स क्यों कर रहा है वो इतनी ज़्यादा अचानक से एशियन नेशन के साथ, इसके 2 रीजंस बताए गए हैं। देयर आर 2 रीजंस मेंशन्ड फॉर दैट। पहला तो रीज़न जो लिखा गया है वो ये है कि दे हैव इन जो जी जिनपिंग है उन्होंने एक डिफेंस डिप्लोमेसी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। चाइना के अंदर ही ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के कारण वो इतना ज़्यादा एक तो पहले कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एशियान की। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि यूएसए जो है काफ़ी क्लोज आता जा रहा है आसियान साउथ एशियन नेशंस के। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये फिलीपींस के साथ यूएसए काफ़ी क्लोज है और फिलीपींस का काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट चलता है चाइना के साथ। तो इन सबको काउंटर करने के लिए भी वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज इन कंट्रीज़ के साथ कर रहा है चाइना, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं आपको बतानी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा याद रखें चाइना को टफ कंपटीशन मिल रहा है यूएस से, एंड ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा आर्टिकल और क्या है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे है, इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कह रहा है कि किस तरीके से अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम के पीछे तो भाग रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो ग्राफीन के केस में पीछे होता जा रहा है। ग्राफीन आप सबको पता होगा कि बहुत ही एक ऐसा मटेरियल है, थिनेस्ट मटेरियल है, वर्ल्ड्स थिनेस्ट मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट most conductive material of both electricity and heat. It conducts electricity better than copper. It is 200 times stronger than steel but 6 times lighter. It is almost perfectly transparent as it absorbs only 2% of the light. It is impermeable to gases, even those as light as hydrogen and helium. It has the potential to revolutionize the electricity sector. It has the potential to revolutionize conductivity, energy generation, batteries, sensors and more. ठीक है ना, बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताया, ये सारी प्रॉपर्टी किसी न किसी क्षेत्र में काम आती हैं और इन सबको प्रॉपर्टीज़ को अगर मिला दो तो उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, है ना। तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर। ग्राफीन कंपोजिट्स आर यूज्ड इन एरोस्पेस। अभी ग्राफीन का यूज़ किया जा रहा है एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, है ना। इन सब जगहों पर हम ग्राफीन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हम ओपन कर सकते हैं ग्राफीन के लिए, है ना। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस बैटरीज, सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन्स, कनेक्टिविटी लिंक्स एक्सेट्रा। ग्राफीन बेस्ड सेंसर्स का यूज़ किया जाता है फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर एंड वियरेबल डिवाइसेस। ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स आर यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन। तो आप यूजेस देख रहे हैं कितने वेरीड हैं, ये सारे आप लिख लेना एक बार, है ना, क्योंकि आजकल यूपीएससी पूछ लेंगे सम मशरूम्स आर बायोल्यूमिनेसेंट, सम मशरूम्स आर दिस एंड दैट। इस तरीके से ग्राफीन कैन बी यूज फॉर दिस, ग्राफीन कैन बी यूज फॉर दिस, ग्राफीन कैन बी यूज फॉर दिस। ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सीधे पूछ लिया, ठीक है ना। ग्राफीन इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस एज वेल. It is exceptional. It has exceptional strength and it makes it a very promising material for armor and ballistic protection. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्मर और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के लिए. एंड ग्राफीन हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर डेवलपिंग स्टील कोटिंग्स एक्सेट्रा, है ना. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा. इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर डेवलपिंग स्टील कोटिंग्स एंड मटेरियल्स दैट रिड्यूस राडार सिग्नेचर्स. ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं. अब ऑथर का जो कहना है, मेन पॉइंट है वो ये है कि ये मटेरियल 2004 में डिस्कवर हो गया था और कई कंट्रीज इसमें रिसर्च कर रही हैं ऑलरेडी. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें लगी हुई हैं, ग्राफीन वेस्ड मटेरियल्स का यूज़ निकाल रही हैं. केमिकल बायोलॉजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, एक्सप्लोजिव से बचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है. बहुत सारे यूज़ हैं, एन नंबर ऑफ यूजेस आर देयर, ठीक है ना. लेकिन इंडिया जो है इट इज़ मिसिंग दैट बस. चाइना ब्राज़ील ग्लोबल लीडर्स हैं कमर्शियली प्रोडक्शन में ग्राफीन के. चाइना एंड ब्राज़ील दे आर द ग्लोबल लीडर्स इन प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्राफीन. एंड बीजिंग में तो ग्राफीन इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया गया था 2018 में. एंड बहुत सारे कंट्रीज हैं. इंडिया हालांकि 1/20 कंपेयर टू चाइना एंड 1/3 कंपेयर टू ब्राज़ील प्रोड्यूस कर रहा है ग्राफीन. तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मिस ना कर जाएं. एंड हमारे पास एक नेशनल मिशन होना चाहिए ग्राफीन का, नेशनल ग्राफीन मिशन होना चाहिए. उसको में किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं वो डेवलप करना चाहिए. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल.
अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। तो ये आर्टिकल ऑथर ने लिखा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पार्लियामेंट का जो रेलिवेंस है वो खत्म होता जा रहा है। हालांकि हमने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जरूर बनाई है, बट द रेलिवेंस ऑफ पार्लियामेंट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा कि पार्लियामेंट का एक बहुत अचूक हिस्सा रहता है प्रेसिडेंट। अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर पार्लियामेंट तो उसमें सबसे पहले लिखा है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो उसमें पार्लियामेंट में पीएम नहीं लिखा हुआ है। हालांकि उसमें लोकसभा राज्यसभा लिखा है, उसके मेंबर्स लिखे हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पीएम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट तो लिखा हुआ था। तो आपने जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई तो उसमें प्रेसिडेंट को ही इग्नोर कर दिया, प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिक्लाइन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। दूसरा ऑथर ने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था वो डिबेट और डिस्कशन का होता था। बट अगर पिछले 4-5 साल का देखें, कोई भी बिल ऐसा नहीं है जो कि प्रॉपर डिबेट और डिलिब्रेशन के साथ पास हुआ हो। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर बिल थे वो तो आधे घंटे में 3 बिल पास कर दिए, वो भी इतने रेलिवेंस के कि उसके लिए पूरा किसानों ने लगभग 1 साल तक प्रोटेस्ट किया है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं। तीसरा जो ऑथर ने कहा है कि वो ये है कि हमारा जो स्पीकर होता है वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीकर को अपनी मेंबरशिप नहीं छोड़नी पड़ती है। तो स्पीकर ऑब्वियस बात है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पीकर इम्पार्शियल रहे। हाउ कैन स्पीकर बी इम्पार्शियल इफ ही इज अटैचिंग हिमसेल्फ विद द पार्टीज, वहाँ के इमोशंस के साथ जुड़ा रहेगा वो, है ना। देन इसके बाद ऑथर ने ये भी कहा कि किस तरीके से हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म था राज्यसभा, उसको भी बाईपास किया जाता है। अब राज्यसभा को बाईपास करने के लिए क्या किया जाता है, राज्यसभा को बाईपास करने के लिए बिल को मनी बिल के रूप में कैटेगराइज कर दिया। जैसे आपने मनी बिल के रूप में कैटेगराइज किया तो वो ऑलरेडी बाईपास कर गया। इसके अलावा एक और पॉइंट ऑथर ने ये दिया है किस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी घट रही है। तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि जो इंट्रा पार्टी डिसेंट वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। मतलब अपने आप में वो एमपी का रिलेवेंस खत्म हो गया कि अगर वो चाहे कि अपनी पार्टी की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जा सके तो वो खत्म कर दिया। कैसे? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एंटी डिफेक्शन लॉ, विप और ये सब चीज़ें जो है इन कारणों से ये है। तो ये सारे रीज़न हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है जानना, और किस तरीके से पार्लियामेंट्री डिबेट डिस्कशन अपनी क्वालिटी को खोते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे जो थर्ड आर्टिकल है वो है बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी। ये आर्टिकल लिखा गया है ऑन द रेलेवेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे था 22 मई को, याद रखिएगा, 22 मई को था। अब इस आर्टिकल में सिर्फ बातें लिखी गई हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत यूज़फुल है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को ऐसा करना है, बस कुछ ज़्यादा आप सबको पता है जो चीज़ें, वही वाली चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।